क्या बात है सर, कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मेरे को नहीं मालूम, बट सर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, सिरातू ने कहा और राव आंखें फाड़ फाड़ कर रात के गहरे सन्नाटे को घूरने लगा। दबे कदमों का आवाज़, ऐसा लगता जैसे कोई चलता है, सिरातू ने कहा और इसी वक्त राव सिकंदर को भी ये आवाज़ सुनाई दे गई। अगबी सिमत से आई थी, जैसे कोई दरिंदा भी हो सकता है, कहीं उनमें से किसी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। चुनांचे राव सिकंदर ने अपनी जगह तब्दील कर दी। वो आहिस्तगी से उठा और राइफल संभाले घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा। वो अगबी सिमत का जायज़ा लेना चाहता था जिधर से आवाज़ आ रही थी। सिरातू के अंदाज में किसी कदर खौफ पाया जाता था। राव सिकंदर चंद लम्हात सुन गुन लेता रहा और फिर कुछ आगे बढ़ आया। अब वो खड़े होकर झुका झुका आगे बढ़ रहा था। फिर वो इन लोगों से चंद कदम दूर निकल आया जो ज़मीन पर सो रहे थे। यहाँ छोटे छोटे छदरे दरख्तों की भरमार थी। राव इन पत्तों के बारे में अंदाज़ा लगाने लगा जिनसे आवाज़ें उभर रही थी। फिर अचानक ही ऐसी आवाज़ें उसे अपने बाएं सिमत सुनाई दी और वैसी ही दाएं सिमत भी, और राव के बदन ने ठंडा पसीना छोड़ दिया। ये दरिंदे नहीं हो सकते थे, क्योंकि दरिंदे किसी गोल की शक्ल में नहीं आते और उनके कदमों की आवाज़ इतनी मोहताद भी नहीं होती। फिर वो कुछ सोचने भी ना पाया था कि अचानक एक ज़रब उसके सर के पिछले हिस्से पर पड़ी और उसके हलक से बेअख्तियार आवाज़ निकल गई। साथ ही दरख्त पर से किसी ने छलांग लगाई थी और राव को रगीदता हुआ नीचे ले आया था। राइफल राव के हाथ से छूटी तो नहीं थी, लेकिन कूदने वाले ने एक हाथ से राइफल दबा ली थी और दूसरे हाथ से राव को संभालने में मसरूफ़ था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सुन रहे हैं उर्दू नावल तिलिस्मी ज़ादी बाय एम.ए. राहत। आप लोगों को ये नावल अब तक कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर बताएं। थोड़ी लंबी है, पर अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। मैंने बहुत पहले स्टोरी को पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर की। आप भी सुनेंगे तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अब सुनते हैं आगे। कर्नल फिरोज़ इस छोटी सी नदी का जायज़ा ले रहा था, जिसका पाट ज़्यादा चौड़ा नहीं था और जिसकी रवानी बहुत सुस्त थी। उसका पानी हैरत अंगेज़ तौर पर शफ़ाफ था। उसकी याददाश्त ने सहारा दिया और उसे याद आया कि राजदेव और राव सिकंदर एक नदी की तलाश में थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो पुरस्रार लाश उन्हें नदी से मिली थी। उसके जहन में फ़ौरन यही ख्याल आया था कि ये वही नदी है। कंदील दो जानों नदी के किनारे बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे। ये गोमिला है अंकल, उसने फिर कहा। तुम उसके बारे में क्या जानती हो कंदील? कर्नल ने पूछा और कंदील जैसे चौंक पड़ी। उसने पहले नदी के किनारों को देखा, दूसरी तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। फिर उसकी आंखें दूर दूर तक का जायज़ा लेने लगीं और फिर वो उठ खड़ी हुई। तुम उसके बारे में क्या जानती हो कंदील? कर्नल ने पूछा। अंकल ये गोमिला है, ये गोमिला है, देखो उसका पानी देखो, इसमें मेरी खुशबू रची हुई है। ये अंकल ये गोमिला है। हाँ ये अचानक कंदील रो पड़ी। ये मगर उससे आगे क्या है, उसके बाद क्या है, मुझे याद क्यों नहीं आता? बोलो और क्या है आगे, क्या है? कंदील की आवाज़ तेज़ होती गई और फिर वो हलक फाड़ कर चीखने लगी। जवाब दो, मुझे जवाब दो, बताओ और क्या है? उसने अपने बाल नोच डाले। वो अपनी कनपट्टियों पर घूंसे मारने लगी। वो बार बार यही चीख रही थी, बताओ आगे क्या है और क्या है, मुझे याद क्यों नहीं आता? कर्नल खामोशी से उसका जायज़ा ले रहा था। उसने कंदील को खामोश करने की कोशिश
بھی نہیں کی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ قندیل روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی ششکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح ہمک رہی تھی۔ کرنل نے زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کی کیفیت بہتر نہ تھی۔ وہ زخم کھایا تھا سینے پر کہ بس اس کا جگر تھا کہ وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ اس کی غیر معمولی قوت برداشت تھی کہ اپنی آنکھوں سے غزال کے دریا میں بہہ جانے کا منظر دیکھ کر بھی زندہ تھا، کہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ قندیل کا ساتھ دے رہا تھا، اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ اس نے دیوانگی کا ثبوت دیا ہے۔ اس نے بے سروپا داستاں پر یقین کر لیا اور احمقوں کی طرح سب کے ساتھ دوڑ پڑا۔ غزال کو سنبھالا بھی جا سکتا تھا، اسے سمجھایا بھی جا سکتا تھا۔ وہ تو سرفرے تھے جو اس دور میں پر اسرار کہانیوں میں خود کو کھپائے ہوئے تھے۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وہ میرا بیٹا، میرا غزال۔ کیا میں تنہا اپنی دنیا میں جاؤں گا؟ غزال کہاں ہے تو؟ کیا ہوا میرے بچے؟ کیا بیتی تجھ پر؟ پہلی بار کرنل سسک پڑا۔ اسے غزال بے طرح یاد آیا تھا۔ غزال میرے بچے، کیا بیتی تجھ پر غزال؟ بے اختیار اس کے حلق سے آوازیں نکل گئیں، اور ان آوازوں کو سن کر قندیل چونک پڑی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کرنل کو دیکھا، بغور دیکھتی رہی، پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی، کرنل کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ انکل، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ پاگل ہو گیا تھا میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی۔ روشنی؟ قندیل نے آہستہ سے کہا۔ غزال مر چکا ہے۔ اس طوفانی دریا کے بہاؤ میں اس کے زندہ رہنے کا کیا امکان ہے؟ نہیں انکل، کیبون جھوٹ نہیں بولتے۔ دیکھو انکل، دیکھو، انہیں دیکھو۔ قندیل نے ساری لکڑیاں نکال کر کرنل کے سامنے ڈال دیں۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا۔ میری دیوانگی نے مجھے برباد کر دیا۔ میں حالات کو سنبھال سکتا تھا مگر، کرنل روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر قندیل اب اس کی باتوں پر غور نہیں کر رہی تھی۔ وہ لکڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ کیبون ہے انکل، دیکھو۔ یہ اسے کشتی کی شکل دی گئی تھی، اس میں پتوار بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ کشتی ان پتوں کے درمیان سے گھسیٹتے ہوئے ندی تک لے جانی ہے، اس سے ہم آگے کا سفر کریں گے۔ کرنل فیروز عجیب نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں شیشے سے چٹک رہے تھے۔ یہ کشتی قندیل نے اس کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس کا کہنا درست نکلا، اور اس نے غزال کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل کا دل کھل اٹھا تھا، اسے قندیل پر اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ رازدیو اور غزال نے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی جو مہم معلوم ہوتے تھے اور خستہ حال تھے۔ سب کے لباس بوشیدہ تھے، لیکن دریا کی قربت نے انہیں صاف ستھرا کر دیا تھا۔ البتہ سبھی کی داڑھیاں اور بال بڑھے ہوئے تھے۔ رازدیو نے آہستہ سے کہا، غزال، ان کے ہتھیار دیکھو۔ غزال نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ ان میں سے کئی کے ہاتھوں میں لمبی مضبوط لکڑیاں تھیں، کچھ نے مقدر قسم کی لکڑیاں سنبھالی ہوئی تھیں، 2 کے ہاتھوں میں نیزے تھے، لیکن ان کی انیاں بھی انہی لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی۔ غزال کو اس لڑکی کا نیزہ یاد آ گیا جو بالکل ان جیسا تھا۔ اوہ غزال، میرا خیال ہے یہ لوگ، رازدیو نے کچھ اظہار کرنا چاہا، لیکن اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک قوی ہیکل شخص نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو فرینڈز، میرا خیال ہے تم رازدیو کے گروہ کے لوگ ہو۔ اگر ایسا ہے تو لوئس ڈی پارڈو کا سلام قبول کرو اور ساتھ ہی دوستی کا ہاتھ، لیکن ایڈمنڈ گارسا کی طرف سے نہیں، میں اس سے علیحدہ ہو چکا ہوں۔
ओह मिस्टर लुइस, मुझे इल्म है कि आपके और एडमंड के दरमियान झगड़ा हो गया था और उसने सारे हथियार अपने कब्जे में करके आपको कैदी बना लिया था। राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, तुम तो बहुत बाखबर मालूम होते हो। इस जुनूनी गधे ने हम सब की जिंदगियां मौत के घाट उतार दी हैं और हम सब। लुइस ने रुककर दूर दूर तक नज़रें दौड़ाईं, फिर बोला, लेकिन तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? क्या यहाँ से दूर? राजदेव ने जवाब देने के लिए एक लम्हे के लिए सोचा। लुइस डिपार्लो के बारे में उसने जो कुछ सुना था वो बेहतर न था, और चूंकि वो इतना गैर मुतवक्का तौर पर सामने आया था कि राज या गजाल कोई फैसला न कर पाए थे, लेकिन इन हालात में ये दोनों कुछ और कर भी नहीं सकते थे। कोई नई कहानी भी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि सौबारा के जंगलात में इस वक्त सिर्फ दो बैरूनी ग्रोह सरगर्म अमल थे। चुनांचे उसने किसी कदर अफसरदगी से कहा, हम दोनों एक हादसे के तहत अपने गिरोह से जुदा हो गए हैं। वो हादसा क्या था? वो गोया यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो। मगर मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। आओ हमारे कैंप में चलो, वहाँ पहुँचकर गुफ्तगू होगी। आओ, हम किसी तौर तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि तुम दोनों से मुलाकात करके तो मेरी एक आरज़ू पूरी हुई है, पार्लो ने कहा। राजदेव ने गजाल को देखा और फिर गर्दन हिला दी। लुइस अपने आदमियों को इशारा करके वापस पलट पड़ा। राजदेव को मौका मिल गया और उसने उर्दू में गजाल से कहा, गजाल, माफ़ी चाहता हूँ। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं तुमसे कोई मशवरा न कर सका। गजाल चौंक पड़ा। उसने राजदेव और लुइस डिपार्लो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और उस पर तवज्जो भी दी थी, लेकिन उसका जहन उस लड़की में भटक रहा था जो अपने आप को पत्थरों की मखलूक बताती थी। गजाल अंदाज़ा लगा रहा था कि लड़की उन लोगों में से भी हो सकती है, और अगर ऐसी बात नहीं थी तो उसने यहाँ किसी की मौजूदगी का इजहार क्यों नहीं किया था, जबकि लुइस डिपार्लो और उसके साथी भी यहाँ मौजूद थे। लड़की ने कहा था कि वो पहली बार किसी इंसान को देख रही है। इसका मतलब है कि उसके अल्फाज में बनावट थी और वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी पुरअसरार कैफियत। गजाल दोहरी उलझनों का शिकार था, लेकिन राजदेव के अल्फाज उसने सुने थे। राजदेव ने फिर कहा, तुम किसी सोच में डूबे हुए हो गजाल। सॉरी अंकल। हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। मैं कह रहा था कि तुमसे मशवरा किए बगैर मैंने अपने आप को लुइस पर जाहिर कर दिया। हो सकता है तुम्हें उस पर एतराज़ हो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है अंकल, और आप मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। जो कुछ आप करना चाहें बेखौफ व ख़तर करें, मैं आपके साथ हूँ। जाहिर है इन हालात में हम और कर भी क्या सकते हैं। उन लोगों से लड़ना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम भी निहत्ते हैं और फिर लड़ाई का कोई जवाज़ भी नहीं है। होशियारी से काम चलाया जाए तो बेहतर है। मैंने भी यही सोचा है कि आर्जी तौर पर उन लोगों का सहारा हासिल कर लिया जाए, बल्कि उन्हें कुछ इस किस्म के रास्ते दिखाए जाएं कि वो हमें अपने दूसरे साथियों तक पहुंचने में मदद दें। बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन मैं उनमें से कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। बज़ाहिर तो उसके अमकानात नहीं हैं, क्योंकि ये सब गैर मुल्की हैं और यकीनी तौर पर उर्दू दान ना होंगे। गजाल ने गर्दन हिला दी। फिर दोनों खामोश होकर उनके साथ सफ़र करते रहे। फासला बहुत ज़्यादा नहीं तय करना पड़ा था। आगे दरख्तों के झुंड के दूसरे जानिब बकौल लुइस डिपार्लो के उसका कैंप था, और एक कैंप देखकर हंसी आती थी। बस थोड़े बहुत सामान के ढेर लगे हुए थे। न सर पर कुछ था और न ज़मीन पर। यहाँ और भी 3 अफराद मौजूद थे। गोया लुइस भी अच्छे खासे आदमियों के साथ था। लुइस वहाँ पहुंचकर गजाल की जानिब देखकर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, पहले तुम्हारी खातिर मुदारत करने बैठ जाओ। दोनों वहीं दरख्तों के पास बैठ गए। लुइस भी उनसे कुछ फासले पर बैठ गया और चंद लम्हात के बाद वो लोग एल्युमिनियम के मगों में कोई चीज़ गर्म करके ले आए। लुइस ने उन्हें ये कौवा टाइप की चीज़ पर पेश करते हुए कहा,
अगर तुमने यहाँ इन जंगलों में ये सह दरियाफ्त नहीं की तो यूँ समझ लो कि कुछ न पाया। उसके सामने चाय या कॉफ़ी बेहकीकत है और ये खारिश मेरी दरियाफ्त है। राजदेव ने इस गर्म चीज़ का एक घूंट लेते हुए कहा, कमाल की शय है गज़ाल, वाकई देखो इसमें मिठास भी है हल्की सी, और उसके अलावा चाय का मज़ा भी। दोनों इस सियाल को पीने लगे। राजदेव ने तहसीन आमेज़ लहजे में लुईस से कहा, ये तुम्हारी बेहतरीन दरियाफ्त है, कमाल किया है तुमने। लुईस फ़खरिया अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, मैं बेहतरीन सलाहियतों का मालिक हूँ, अपना तारीफ़ खुद ही तुम लोगों से नहीं कराऊँगा तो फिर तुम मेरे बारे में कैसे जानोगे। लेकिन आह, कितनी अजीब बात है, मैं तो अभी तक तुम दोनों के नाम से वाकिफ़ भी नहीं हो सका। एक और दिलचस्प बात है मिस्टर लुईस, वो ये कि आपने मुझसे पहला सवाल यही किया था कि क्या मेरा ताल्लुक़ राजदेव के ग्रोह से है। हाँ, मैंने यही सवाल किया था तुमसे, लुईस सवालिया अंदाज में बोला। तो फिर मेरा नाम राजदेव है और ये मेरे साथी गज़ाल। लुईस डिपार्लो उछल कर खड़ा हो गया था। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने अपना हाथ राजदेव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओ मेरे खुदा, तुम वाकई राजदेव हो। वेरी गुड। एडमंड गार्सा ने मुझे तुम्हारे बारे में तफसीलात बताई थी। तुम्हारी ही नुआर्दगाह से एडमंड गार्सा ने वो लाश हासिल की थी जिसमें ख़जाने का नक्शा पोशीदा था। हाँ, उस चोर ने मेरी नुआर्दगाह में एक दोस्त की हैसियत से दाखिल होकर चोर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और मेरे आदमी को कत्ल करके वो लाश वहाँ से निकाल लाया था। लुईस हंसने लगा था, फिर बोला, खैर, इतनी कीमती शय को इस तरह किसी नुआर्दगाह में बंद कर देना बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन एडमंड गार्सा जैसे आदमी को उस तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहिए था। चलो छोड़ो, लानत भेजो। हाँ, तो तुम इस हादसे के बारे में बता रहे थे जिसने तुम्हें तुम्हारे साथियों से जुदा कर दिया। हाँ मिस्टर लुईस, सरदानियों के बारे में आप कुछ जानते हैं। जवाब में लुईस ने सरदानियों को मोटी मोटी गालियाँ देनी शुरू कर दी थी और फिर वो गालियों से फारिग हुआ तो बोला, उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। उन्हीं की वजह से तो मेरे और एडमंड गार्सा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। हम भी उन्हीं सरदानियों का शिकार रहे हैं। राजदेव ने तमाम वाक़या तफसील से सुना दिया और लुईस पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, तुम लोग बिल्कुल ठीक से मुजीद तफसील बताए मुझे, लेकिन अब क्या किया जाए। तुमने दरिया के रास्ते बहुत तवील सफ़र किया, क्या आसानी से तुम अपने साथियों को तलाश कर सकोगे। हमारी ख्वाहिश तो यही है मिस्टर लुईस, बल्कि अब तो हम ये चाहते हैं कि आप भी उस सिलसिले में हमारी मदद करें, राजदेव ने कहा। लुईस पुरख्याल अंदाज में होंठ सिकोड़ कर गर्दन हिलाने लगा था। फिर उसने कहा, मैं खुद जिन हालात का शिकार हूँ डियर मिस्टर राजदेव, उनके तहत मेरी और मेरे साथियों की ज़िंदगी तलक है। ताहम हम एक दूसरे से इतना ताउन ज़रूर कर सकते हैं कि तुम मुझे सोबारा के जंगलात से निकलने का रास्ता बताओ। हम वापसी का सफ़र तय करेंगे और उसके बाद हो सकता है तुम्हारे साथी भी तुम्हें मिल जाएं। दरिया के किनारे किनारे सफ़र बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इस दरिया के साथ बहते हुए तुम इस तरफ आए हो। गोया यहाँ से हम वहाँ तो पहुँच सकते हैं जहाँ से तुम्हारे इस दरिया का सफ़र का आगाज़ हुआ। उसके बाद रास्ते तलाश कर लिए जाएंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वापस जाना चाहता हूँ, लुईस ने कहा और राजदेव ने गर्दन हिला दी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ मिस्टर लुईस, आप मुतमईन रहिए। मैं आपको सोबारा से वापसी के रास्ते दिखाऊंगा। ओ मेरे दोस्त, मैं वाकई इस सिलसिले में बेहद परेशान हूँ, लुईस ने कहा और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैले हुए थे। फिर वो अपनी जगह से उठ गया और बोला, तुम लोग आराम करो, मैं कुछ काम में मसरूफ़ हूँ। अभी 1-2 दिन यहीं क़याम करेंगे, क्योंकि यहाँ शिकार मौजूद है और हम लोग हर किस्म के साजो सामान से खाली हैं। चुनांचे यहाँ कुछ दिन आराम के बाद वापसी के सफ़र के बारे में फ़ैसला करेंगे।
वो राजदेव के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से आगे बढ़ गया। उसके दूसरे साथी भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। हमें पूरी तरह उनसे ताउन करना होगा गज़ाल, राजदेव ने कहा। लेकिन अंकल, इनका मिल जाना गनीमत है। हाँ, निहायत होशियारी से हम उन्हें अपने साथियों की तलाश के सिलसिले में इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन दरियाफ्त है के लिए हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। लुइस के बारे में तुम्हें इल्म होगा कि उसे एक जराइम पेशा शख्स कहा गया है। उससे ताउन ही कारआमद होगा। मेरा भी यही ख्याल है। उससे मुकम्मल ताउन किया जाए और मौके का मुंतज़िर रहा जाए। काश हमारे साथी हमें मिल जाएं। पता नहीं वो बेचारे किन मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। रात हो गई। इस दौरान वो लुइस के साथियों का जायज़ा लेते रहे थे। वो बेजार बेजार नज़र आ रहे थे और यूँ लगता था जैसे वो हालात के बोझ के बहालत मजबूरी घसीट रहे हों। उनके पास साजो सामान भी न था, हथियारों से भी खाली थे। ऐसी हालत में जाहिर है उन पर बेजारी ही तारी होनी चाहिए थी। उन्हें रात के खाने में बदमज़ा फल, खरगोश का गोश्त और वही कहुआ मिला था जो बिलाशुबा लुइस की बेहतरीन दरियाफ्त थी और चाय जैसे ख़ास रखती थी। खाने से फारिग हुए तो लुइस उनके पास आ बैठा। मेरे साथी मुझसे लाना है, तुमने अंदाज़ा लगाया होगा। नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर ऐसा क्यों है? उसी गारसा कुत्ते ने हमें कुत्ते की मौत ही मारने की कोशिश की है। गलती मेरी भी है। मैं एक छोटे से ग्रोह के साथ पेरिस की पुरफ़ज़ा दुनिया में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था कि मुझे गारसा का पैगाम मिला। उसने कहा था कि सरज़मीन हिंदुस्तान का एक बेसबहा खजाना हमारा इंतज़ार कर रहा है और वो ये ख़जाना अपने दोस्त लुइस के बगैर हासिल नहीं करना चाहता। चुनांचे मैं अपने साथियों के साथ फ़ौरन हिंदुस्तान पहुंच जाऊं और ये ज़लील इंसान मेरा पुराना शनाशा है। दरअसल ये खुद तो तहज़ीब याफ्ता बन गया, लेकिन उसके आबा व अजदाद लुटेरे रहे हैं और अक्सर मौक़ों पर उसने मेरी मदद से बहुत से लोगों को तलाश किया है। चुनांचे मुझे उस पर एतबार आ गया और मैं कुछ सोचे समझे बगैर अपने ग्रोह के अफराद के साथ हिंदुस्तान पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद मिस्टर राजदेव, उसने मुझे आपकी कहानी सुनाई और बताया कि ये लाश उसके कब्ज़े में है और उसके पास से जो खजाने का नक्शा बरामद हुआ है उसमें एक ऐसे अजीम व शान खजाने की तफसील है जिसके हुसूल के बाद हम फ्रांस के दौलतमंद तरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे। खजानों का शौक़ किसे नहीं होता। मैंने उससे मज़ीद तफसीलात मालूम की तो उसने मुझे बताया कि इन खजानों के हुसूल के लिए जंगलात में सफ़र करना पड़ेगा और उसने उसके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं और ऐसे लोगों को तलब कर लिया है जो इस खजाने के हुसूल में बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। खजानों और कदीम ज़ुबानों के माहिर प्रोफेसर हसमत बे भी तुर्की से बुलवाए गए थे और हम सब ने मिलकर मंसूबा बंदियाँ की थी। लेकिन मैं जंगलों की दुनिया का इंसान नहीं हूँ, जबकि शहरों में मुझे कोई मुश्किल से मुश्किल काम सौंप दो और फिर लुइस का तमाशा देखो। लेकिन ये जंगल, लुइस ने फिर एक गाली बकी और बोला, इन जंगलों ने मुझे बेदस्त उपा करके रख दिया। हम लोग जंगलों में दाखिल हो गए। कुछ अरसे के बाद हमें पता चला कि राजदेव पार्टी भी हमारे ताक़ीब में पहुंच गई है। एडमंड गारसा ने बताया कि लाश हासिल करते हुए उसके हाथों एक कत्ल भी हो गया है। चुनांचे राजदेव अपने साथी मुकामी इंतज़ामिया के अफराद भी ला सकता है जो हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश भी करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तब भी वो मुकामी आदमी है और ज़्यादा वसाइल के साथ ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। चुनांचे उससे महफूज रहना भी ज़रूरी है। जंगल में दाखिल होने के कुछ अरसे के बाद हम जंगल के हादसात का शिकार होने लगे। जीपों के रास्ते दुश्वार गुजार थे और फिर वहसी वो जंगली जानवर। एडमंड गारसा ने खजाने के हुसूल के लिए महमजोओं को तो तलब कर लिया था, लेकिन कोई माहिर शिकारी अपने साथ नहीं था जो जंगली दरिंदों से हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता।
میرا ایک آدمی ایک خوفناک درندے کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد میرے حوصلے پست ہو گئے۔ ہم جنگل میں آزادانہ طور پر سفر نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ایک سمت ہمیں درندوں سے اپنا تحفظ کرنا پڑتا تھا اور دوسری سمت تمہاری پارٹی کا خدشہ رہتا تھا، جس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور کیا وسائل رکھتی ہے۔ نیز یہ کہ کہیں اس کے ساتھ انتظامیہ کے افراد تو نہیں ہیں۔ میں تو کچھ عرصے کے بعد ہی بددل ہو گیا تھا اور میں نے ایڈمنڈ گارسا سے کہا تھا کہ اس کے انتظامات مکمل نہیں ہیں اور اس مہم میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، لیکن ایڈمنڈ گارسا مجھے تسلیاں دیتا رہا اور اس نے کہا کہ چند ہی دنوں کے بعد ہم حالات پر پوری طرح قابو پا لیں گے۔ رازدیو پارٹی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ یہ تمام سلسلے چلتے رہے کہ اس کے بعد سردھانیوں کی مصیبت آ پڑی۔ ہمارے ساتھ مسلسل حادثات پیش آ رہے تھے۔ سردھانیوں نے تو ہمیں بالکل ہی بے دست و پا کر دیا تھا اور میں نے ایڈمنڈ گارسا سے کہا کہ میں اس مہم میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اسے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ خود بھی میرے ساتھ واپس چلے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایک آدمی ہمیں راستہ بتانے کے لیے دے دیا جائے، باقی وہ جانے اور اس کا کام۔ ایڈمنڈ گارسا نے اس وقت مجھ سے نہایت دوستانہ گفتگو کی، لیکن راتوں رات اس نے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیے اور صبح مجھ سے کہا کہ میں نے واپس جانے کی کوشش کی تو اس کے نتائج خطرناک بھی نکل سکتے ہیں، بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ سفر کرتا رہوں۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ایڈمنڈ گارسا پوری طرح بدعہدی پر آمادہ ہے اور ایسے بدعہدوں سے دوستیوں کے حوالے بیکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی کسی مناسب موقع کا انتظار کروں گا، لیکن وہ شیطان مجھے یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام رہا۔ ایک طرح سے میں اس کا آزاد قیدی بن گیا تھا۔ وہ خود بھی کافی حد تک پریشان اور جھنجھلایا ہوا تھا اور اب تو اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہوگی کیونکہ میں اس سے الگ ہو چکا ہوں اور پروفیسر حسمت بے نے بھی میرا ساتھ دیا ہے۔ پروفیسر حسمت بے اس کے لیے ان راستوں کی تلاش میں بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ ایڈمنڈ گارسا جنونی ہے اور دوستوں کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھنے کا روادار نہیں ہے، بلکہ ان جنگلوں میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا رویہ بالکل ہی تبدیل کر لیا تھا۔ بالآخر سردھانیوں نے حملہ کیا اور ہماری گاڑیاں وغیرہ تباہ ہو گئیں، لیکن اس دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کو ایڈمنڈ گارسا کی اس قید سے آزاد ہونے کا موقع مل گیا اور ہم منصوبے کے تحت یہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھے صرف واپسی کے راستوں کی تلاش ہے۔ میں ایسے خزانوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو زندگی کے دشمن بن جائیں۔ جو غلطی میں نے کی ہے اب اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تمام ساتھی بھی بددل ہیں اور در حقیقت ان کی مجھ سے ناراضگی بجا ہے، کیونکہ میری آواز پر وہ میرے ساتھ دوڑے چلے آئے تھے، لیکن یہاں میں ان کے لیے زندگی کا تحفظ نہیں حاصل کر سکا اور وہ سب میرے ساتھ مصیبت کا شکار ہیں۔ سب سے بڑی مشکل ہمارے پاس ہتھیاروں کا نہ ہونا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہتھیار حاصل نہیں کر سکا اور اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے اس لحاظ سے کہ یہاں شکار بھی موجود ہے اور پانی بھی۔ ہم کئی دن سے یہاں مقیم ہیں اور یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اس خوف کا شکار ہیں کہ کہیں آگے چل کر کسی اور عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یوں یہ وقت گزر رہا ہے مسٹر راجدیو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری آمد بہت سی مصیبتوں کا حل بن سکتی ہے۔ تم یقیناً یہاں سے واپسی کا راستہ جانتے ہوگے۔ ہم دونوں، میں اپنی اور اپنے دوست راؤ سکندر کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ان جنگلوں کے ابتدائی حصوں میں آئے تھے اور وہیں سے واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ راستے میرے لیے بھی اجنبی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں واپسی کے راستوں کی تلاش بہت مشکل نہ ہوگی۔
आह काश हमारे पास हथियार होते। असल खौफ सरदानियों का है, वहसी और जंगली मखलूक। लुइस दांत पीसने लगा। राव सिकंदर के मंसूबे पर अमल जारी था। ये लोग गारसा से खूब घुल मिल गए थे। प्रोफेसर गौरी अक्सर गारसा के साथ सर जोड़कर बैठ जाता था और नक्शा सामने रख लिया जाता था। गारसा का सबसे महबूब मशगला उस खजाने के बारे में गुफ्तगू थी और प्रोफेसर गौरी उसे ऐसे खजानों की दास्तानें सुनाता था कि ऐसी ऐसी अनोखी दास्तानें कि एडमंड के राल टपकने लगते थे। आह प्रोफेसर, इस खजाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरे ख्याल में डियर एडमंड, हमें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो क्या? इस अजीम शान खजाने को लाद कर जंगलों का सफ़र और उसके बाद हिंदुस्तान से उसकी यूरोप मुंतकिल। तुम्हारे ख्याल में वो इतना बड़ा हो सकता है? गारसा की आवाज़ घुट रही थी। शायद तसव्वुर से भी ज़्यादा। मेरा ये दिमाग मंसूबा साजी की मशीन है। मैं उस खजाने को हासिल करके किसी दूसरी जगह पोशीदा करूँगा और फिर उसका उतना हिस्सा साथ ले लूँगा जितना लेकर वापसी मुमकिन हो। उसके बाद खजाना आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होगा। सख्त मेहनत करना होगी गारसा। ओह, मैं ये सब कुछ कर लूँगा प्रोफेसर, मेरी जान, बस तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। एक बार बस तुम मुझे उसकी शक्ल दिखा दो, गारसा ने नशा आलूद लहजे में कहा। कई बार उसने शिद्दत जोश में प्रोफेसर को चूम भी लिया था। काश हम उस लड़की के हुसूल में कामयाब हो जाएं। यूँ समझ लो कि वो उस खजाने की चाबी है। यकीनन हालात से यही अंदाज़ा होता है। फिक्र मत करो, हम उसके लिए जंगल खंगाल डालेंगे। मगर तुम्हारे ख्याल में वो लड़की ज़ुबान खोल देगी? 100% अमकानात हैं। हमारे 2 साथी जो दरिया में बह गए थे उनमें से एक बहुत अहम है, यानी गज्जाल। कंदील ने उसे खजाने की तफसील बताने का वादा किया था। वो उससे मोहब्बत करती है और उसने अपने महबूब को खजाने का तोहफा देने का वादा किया था। उसके हुसूल के बाद हम इन दोनों की तलाश भी करेंगे। कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर तलाश करेंगे। लेकिन वो बेवकूफ़ लड़की खजाना अपने महबूब को ना दे सकेगी क्योंकि वो मेरी मिल्कियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका इजहार मुनासिब नहीं होगा। ये बात तो हम सिर्फ दिल में रखेंगे। प्रोफेसर मेरे अजीम दोस्त, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा, फ़िक्र मत करो। उससे ज़्यादा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। गारसा मसला था और इस वक्त उन्हें उसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। अहम तरीन मसला अब गज्जाल, राजदेव और कंदील और कर्नल की तलाश था, और वो मिल जाएं तो कोई मंसूबा बंदी की जाए, वरना सब कुछ बेकार था। और उसके लिए बड़ी होशियारी से गारसा को तैयार कर लिया गया था। सो वो भी अपने मकसद के हुसूल के लिए बड़ी तुंद ही से तलाश का काम कर रहा था। अब तक काफ़ी सफ़र किया जा चुका था। इस दौरान राव सिकंदर ने कई शिकारी कारनामे सर अंजाम दिए थे और पूरी होशियारी से बर वक्त खूनखार दरिंदों को शिकार करके कई इंसानी जिंदगियां बचाई थीं, जिसकी दाद एडमंड गारसा ने भी दी थी। बसा औकात उसने कहा था कि उससे गलती हुई है, उसे पहले ही प्रोफेसर और राव से राब्ता कर लेना चाहिए था। ऐसा हो जाता तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खुशकिस्मती से आगे के सफ़र में हालात भी दुरुस्त रहे थे। उन्हें शिकार मिलता रहा था। एक जगह पानी का एक चश्मा भी मिला था जिसमें गंधक भी शामिल थी, लेकिन उस तरह पानी बेज़र हो गया था। चुनांचे जितना मुमकिन हो सका उसका ज़ख़ीरा कर लिया गया। ये रात भी घने दरख्तों के दरमियान एक जगह मुंतखब करके गुजारने का फ़ैसला किया गया था और मामूल के मुताबिक इंतज़ामात कर लिए गए थे। कोई अहम बात न थी, लेकिन रात के दूसरे पहर सिरातू ने करीब सोते हुए राव को झिंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है सर? गड़बड़ है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मेरे को नहीं मालूम, बट सर कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
सिरातू ने कहा, और राव आंखें फाड़ फाड़ कर रात के गहरे सन्नाटे को घूरने लगा। राव सिकंदर देर तक तारीकियों में घूरता रहा। कोई और होता तो शायद झिल्ला जाता, खास तौर से इसलिए कि उसे नींद से जगा दिया गया था। लेकिन राव सिकंदर और राजदेव सिरातू पर पूरा भरोसा करते थे और जानते थे कि वो जंगलों का कीड़ा है। उसकी ये बेचैनी बेमकसद नहीं है। दोनों गहरी गहरी सांसें लेते रहे। चारों तरफ हू का आलम तारी था, बस हवाओं की सरसराहटें सुनाई दे रही थी, या फिर एडमंड गार्सा के कुछ साथियों के खजाने लेने की आवाज़ें फ़ज़ा के सन्नाटे को मजरूह कर रही थी। इस वक्त शायद एडमंड गार्सा और उसके साथियों के फरिश्तों को भी होश नहीं था कि इस सफ़र के दौरान कई रातें ऐसी आई थीं जब एडमंड गार्सा और उसके साथी घोड़े बेचकर सो गए थे। इन लम्हात में अगर राव सिकंदर और उसके साथी रातों रात फरार होना चाहते तो उन्हें कोई दिक्कत ना होती। इस सिलसिले में आपस में मशवरा भी हुआ था और सबकी एक ही राय थी कि फरार होने से कुछ हासिल न होगा, सिवाय उसके कि गारसा के साथी पीछा करेंगे और उसके बाद खून रेजी होगी। एक सिमत शरधानिये थे जो उन सभी के पीछे लगे हुए थे, तो दूसरी सिमत गारसा के टोली को दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं थी। इन लोगों के पास से फरार होकर भी वो क्या हासिल कर लेते, इस बात का यकीन सभी को था कि राजदेव और गज्जाल या कर्नल और कंदील अपने अपने तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होंगे, बशर्ते कि खुदा ने उन्हें ज़िंदगी का मौका दिया, वरना ये लोग ना तो उन्हें बचा सकते हैं और ना ही उन्हें वक्त से पहले तलाश करके कोई बेहतर मकसद हासिल कर सकते हैं। और अगर एडमंड गारसान से तावन से ये सफ़र जारी रहे और इन लोगों में से कोई मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मकसद अपनी ये मुहिम जारी रखना था और उसकी इंतहा को पहुंचना था। बाद के हालात तो बाद ही में देखे जा सकते थे। चुनांचे राव सिकंदर या उसके साथियों ने फरार होने के बारे में गौर करना छोड़ दिया था। उधर शायद एडमंड गारसा को भी उन पर एतमाद हो गया था, या फिर उसने सोचा था कि अगर ये लोग फरार हो गए तो क्या हासिल करेंगे। चुनांचे वो भी अब उनकी तरफ से मुतमईन और लापरवाह नज़र आता था, यहाँ तक कि उसने उन्हें हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी थी। और अब ये लोग आज़ादाना तौर पर अपने साथ हथियार रखते और एडमंड गारसा को उससे फ़ायदा ही हासिल हुआ था। एक सिमत वो प्रोफेसर गौरी को इस्तेमाल वो प्रोफेसर गौरी को रास्तों की तलाश के सिलसिले में अपना माउन पाता था, तो दूसरी सिमत राव सिकंदर एक बेहतरीन शिकारी साबित हुआ था और उसके ज़रिए एडमंड गारसा को बेशुमार फ़ायदे हासिल हो चुके थे। चुनांचे अब वो मुतमईन ही रहता था। राव सिकंदर ने सोचा कि एडमंड गारसा को जगा दिया जाए तो उससे कुछ हासिल न होगा सिवाय शर्मिंदगी के। बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो बाअसे तवज्जो होती। सिरातू खुद भी आंखें फाड़ रहा था और समाअत की पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था। अचानक ही वो फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, सर आपने सुना? नहीं। दबे कदमों का आवाज़, ऐसा लगता है जैसे कोई चलता, सिरातू ने कहा। और इसी वक्त राव सिकंदर को भी ये आवाज़ सुनाई दे गई। अगबी सिमत से आई थी। कोई दरिंदा भी हो सकता है, कहीं उनमें से किसी को कोई नुकसान न पहुंच जाए। चुनांचे राव सिकंदर ने अपनी जगह तब्दील कर दी। वो आहिस्तगी से उठा और राइफल संभाले घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा। वो अगबी सिमत का जायज़ा लेना चाहता था जिधर से आवाज़ आ रही थी। सिरातू के अंदाज में किसी कदर खौफ पाया जाता था। राव सिकंदर चंद लम्हात सुन गुन लेता रहा और फिर कुछ और आगे बढ़ आया। अब वो खड़े होकर झुका झुका आगे बढ़ रहा था। फिर वो इन लोगों से चंद कदम दूर निकल आया जो ज़मीन पर सो रहे थे। यहाँ छोटे छोटे छदरे दरख्तों की भरमार थी। राव इन पत्तों के बारे में अंदाज़ा लगाने लगा जिनसे आवाज़ें उभर रही थी। फिर अचानक ही ऐसी आवाज़ें उसे अपने बाएं सिमत सुनाई दी और वैसी ही दाएं सिमत भी,
اور راؤ کے بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ یہ درندے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ درندے کسی گول کی شکل میں نہیں آتے اور ان کے قدموں کی آواز اتنی محتاط بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ اچانک اسے ایک ضرب اس کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی اور اس کے حلق سے بے اختیار آواز نکل آئی۔ ساتھ ہی درخت پر سے کسی نے چھلانگ لگائی اور راؤ کو رگڑتا ہوا نیچے لے آیا۔ رائفل راؤ کے ہاتھ سے چھوٹی تو نہیں تھی، لیکن کودنے والے نے ایک ہاتھ سے رائفل دبا لی تھی اور دوسرے ہاتھ سے راؤ کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ اس نے کسی مہلک ہتھیاروں سے راؤ پر وار نہیں کیا تھا، بلکہ جو ضرب راؤ کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی تھی وہ بھی کسی ٹھوس چیز ہی سے لگائی گئی تھی۔ راؤ نے اپنے اوپر حملہ آور کو بالآخر پیروں پر سنبھال کر دوسری طرف اچھال دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے 2-3 آدمی اور نکل آئے اور انہوں نے راؤ کو جکڑ لیا۔ تبھی راؤ کے حلق سے دہاڑ نکلی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ سننے کے بعد اپنی رائے ضرور مجھے بتائیں۔ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے آپ لوگوں کو سناؤں اسٹوری، پر مجھے آپ کا نہیں پتہ۔ اگر کوئی کمی و بیشی ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے پڑھائی میں سدھار کر سکوں۔ اور بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔